आपकी अक्ल पर पर्दे तो नहीं पड़ गए नोमान साहब? ये किस मनहूस को घर लाने की बात कर रहे हैं? कल तक मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन आज मुझे है, क्योंकि मैं एक बदनामे ज़माना बदकिरदार और आवारा लड़की को अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। इकलौता बेटा है मेरा, मैं ऐसे कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने दे सकती हूँ? कल को फिर इश्क विश्क का भूत सवार हो गया इसके सर पर तो क्या कहते फिरेंगे जी कि हमारे घर की बहू घर से भाग गई? ना भाई ना, मैं तो नहीं ब्याने जा रही अपना लड़का उसके साथ। रिमशा बेगम हाथ नचाते हुए अपना फैसला सुना गई थी और पास पड़े पलंग पर दोनों टांगें जमाए बैठ गईं। रिमशा, अक्ल से काम लो, हमारी इज्जत का सवाल है और वो कोई गैर नहीं, मेरे भाई की बेटी है, भतीजी है मेरी, और इस घर की होने वाली बहू। तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज़ जेब नहीं देते, इसलिए मुंह बंद रखा करो अपना। मुश्किल वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? सुल्तान साहब उन्हें नर्म लहजे में समझाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। काम आने को अब हम ही रह गए थे क्या? कोई मुश्किल मुश्किल होती तो काम कर भी देते हम, लेकिन ये बदनामी का टोकरा अपने सर पर लाद कर सारी उम्र जूते नहीं घिसाने मुझे अपने। रिमशा बेगम किसी तौर इस निकाह के लिए राजी नहीं हो रही थी। रिमशा, तुम समझ क्यों नहीं रही? जब मैंने बोल दिया कि ये निकाह होकर रहेगा तो मतलब होकर रहेगा। तुम्हारे ये इतराज़ात बेजा हैं और तुम उस मासूम बच्ची पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नहीं गई थी और ज़ारून मोहब्बत करता है उससे। जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज़ है कोई? अब्बू, मुझे एतराज़ है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। सुल्तान साहब अभी बात करने में मसरूफ़ थे कि उन्हें अपने पीछे से ज़ारून की आवाज़ आई। लो जी, आ गया माँ का हमदर्द। अब तुम्हें क्या एतराज़ है? क्यों सारे उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो तुम लोग? घर में मुसीबत और परेशानियां आती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस दूसरे को ही कसूरवार ठहरा दिया जाए और उससे मुंह मोड़ लिया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि वो गलती बार बार दोहराएगा कोई भी। एक बार गलती हुई है, क्या गारंटी है कि हर बार या बार बार होगी गलती? चलो मान लिया, वो उस लड़के के साथ अपनी रजामंदी से गई थी, लेकिन वो वापस भी तो आ गई है ना। बात आई गई हो गई, बदनामी नहीं हुई। अगर वो वापस ना आती तो ज्यादा जिल्लत और पशेमानी का तब सामना करना पड़ता हमें। लेकिन ये बात हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि वो गई नहीं, ले जाई गई है जबरदस्ती उसे। और वो भी ज़बरदस्ती। अगर उसे जाना ही होता तो घर वालों के सामने ना जाती, चोरी छुपे जाती। लेकिन वो मासूम बच्ची है, नादान है अभी वो क्यों जाएगी? हमारे सामने पली बढ़ी है बेगम, अपने हाथों से तरबियत की है हमने उसकी। फिर तुम दोनों ने क्यों अपनी आंखें बंद कर रखी हैं उसके मामले में? सुल्तान साहब जिद चोकर तफसीलन बोले थे। लेकिन अब्बू, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले भी एक बार उसकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ। फरी से बोल रही थी कि ज़ारून को कुछ ना बताना, तब भी किसी लड़के का मामला था। मैं सारी बात तो नहीं सुन सका, लेकिन गुजरते हुए मेरे कानों में चंद जुमले पड़े थे जिन पर उस वक्त तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, मगर अब। लेकिन अब इस वाक़ये के बाद मेरे सारे खदशात दूर हो गए। ज़ारून सर झुकाए बोलता गया, जबकि सुल्तान साहब के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे। बकवास बंद करो अपनी नामुराद। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, किसी बाकिरदार औरत पर बोहतान लगाने की सज़ा से वाकिफ़ हो ना तुम? गुनाह कर रहे हो तुम दोनों। मैं जानता हूँ वो बेकसूर है। तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ उसी से होगी, तुम्हें चाहे जितने भी एतराज़ात हो। लेकिन जो फ़ैसला मैंने कर दिया है उसी फ़ैसले को तस्लीम कर लो। मैं 1 इंच भी अपने फ़ैसले से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, समझ लो तुम दोनों। सुल्तान साहब अपने पीछे गुस्से से ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करते, दोनों को परेशान छोड़कर ये जा वो जा हो चुके। अम्मी, आप अब्बू को समझाओ ना, मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। ज़ारून माँ की गोद में सर दिए सिसकने लगा। पुत्र, बहुत समझा चुकी हूँ तेरे बाप को, लेकिन उसके सर पर एक ही भूत सवार है, भाई की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत और भाई की मोहब्बत। रिमशा बेगम ज़ारून के रेशमी मुलायम बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बेबसी से बोली थी। हेलो, कौन है भाई, और रात के इस पैर क्यों फ़ोन किया है? इब्तहाज अपने मोबाइल को कान से लगाते नींद से भरपूर आवाज़ में जमाई रोकता हुआ बोला था। जुमे को इमामा का निकाह है, मतलब 2 दिन के बाद। फ़ोन के स्पीकर से निस्वानी आवाज़ गूंजी जो इब्तहाज की नींद एक पल में ख़त्म कर गई। तो मुझे उसके निकाह से क्या मतलब? मेरा मकसद उसे जलील और बदनाम करना है, लोगों की नज़रों में गिराना है।
इस तरह से गिराना है कि सब उससे नफरत करें, पत्थर मारें उसे, गली गली उसको रुसवा करना चाहता हूँ मैं। बताना चाहता हूँ कि इब्तिहाज खान जो काम करने की ठान लेता है ना, वो कर गुजरता है। और अगर इब्तिहाज खान अपना शिकार आसमान की गहराइयों में भी तलाश करता है ना, तो वो भी फिर मेरा बदला बन चुका होता है। अब उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ उठाया, उस लड़की ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मतलब इब्तिहाज खान को नुकसान पहुंचाया, जो उसे वाकई अब बहुत महंगा पड़ेगा। इब्तिहाज को अपने ज़ख्मों से टीसें उभरती महसूस हुई थी। लेकिन मेरी रकम मत भूलना इब्तिहाज खान, तुमने वादा किया है, और तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि इब्तिहाज खान अपने वादे पर भी पूरा उतरता है। लड़की ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए बोली, हाँ हाँ याद है, और बार बार जतलाने की ज़रूरत नहीं है, काम होते ही सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। बस तुम मुझे इमामा के घर की सारी सूरत हाल बताती रहना। और हाँ, मोहतरमा की जाए पनाह से हम वाकिफ़ हैं। अब दुश्मन के क़यामत बनने की जा भी मालूम करके बताओ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इब्तिहाज के ज़ूम-आइनी जुमले पर दूसरी तरफ बैठा वजूद गड़बड़ाया। किस पार्लर पर अपॉइंटमेंट है उसकी, और कितने बजे की? सब पता करके बताओ मुझे। बारात से पहले हम अपनी जान को रिसीव करने खुद ही पहुंचेंगे वहां पर। अब के दोनों जानिब कहकहा मुश्तरका था। इब्तिहाज फ़ोन रखते हुए आईने के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत हो गई आंख मचोली में से मामा, अब खेल खेला जाएगा। तमाशा होगा अब, जो सारी दुनिया देखेगी। इब्तिहाज खान को हल्का समझने की बहुत बड़ी भूल कर ली। बहुत पछताओगी तुम इमामा नोमान। अब ये इब्तिहाज खान तुम्हारी बर्बादी बनकर 2 दिन बाद तुम्हारे रूबरू होगा। इब्तिहाज मिरर पर हाथ रखता आगे झुकता हुआ बोला था, इमामा खाना खा लो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर कब तक मुंह सर छुपाई लेटी रहोगी? अरसला बेगम इमामा के कमरे का बल्ब ऑन करते हुए बोली, अम्मी लाइट ऑफ कर दें, वहशत होती है मुझे, डर लगता है मुझे रोशनियों से। इमामा उनकी बात पर गौर किए बिना अपना मुंह दूसरी तरफ किए आंसू पोंछने लगी। देख पुत्र, जो हो गया सो हो गया, अब यूं मुंह सर लपेटे कमरे में लेटे रहने से क्या होगा? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत परेशान होते हैं। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है, खुद को सजा संवार कर रखो, बनाओ सिंगार करो। देखो रो रो कर क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। चल उठ मेरा पुत्र, बाहर चल मेरे साथ। अरसला बेगम इमामा के आंसू साफ करती, बाजू से थामे ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले आई। भाई, इमामा जैसे ही नोमान साहब के कमरे में दाखिल हुई, ताबिश इमामा को काटदार नज़रों से देखता बाहर निकल गया, जबकि इमामा हमारे सदमे के अपने आंसू जब्त करती नोमान साहब की तरफ बढ़ी, जो खुद भी ताबिश की इस हरकत को नोट कर चुके थे। अब कैसी तबीयत है अब्बू आपकी? इमामा नोमान साहब के पास बेड के किनारे बैठते उनका हाथ थामे बोली, मुझे क्या हुआ है, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। तो तुम मुझसे बात करना भूल गई हो मेरी शहजादी। लगता है हमारी शहजादी नाराज़ हो गई है मुझसे। भाई ऐसी भी क्या गलती हो गई हमसे? नोमान साहब इमामा का ध्यान बटाने को खुश दिली से बोले, जबकि इमामा हलक में फंसे आंसुओं को गोले के अंदाज में अपने अंदर उतारते बमुश्किल मुस्कुरा पाई थी। नहीं अब्बू, मैंने क्यों नाराज़ होना है आपसे, जबकि नाराज़ होना तो आपका बनता है। मुझे माफ़ कर दें अब्बू, यकीन जाने मेरी कोई गलती नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैं अम्मा के पढ़ाए हुए सबक पर आज भी अमल पैरा हूँ। इमामा खुद पर ज़ब्त ना रखती तवील खामोशी के बाद अब फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि नोमान साहब के लिए उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा मेरी बच्ची, रो मत, पता है मुझे मेरी शहजादी बेकसूर है। मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी हमारी लाज रखने वाली है, उसे हमारी इज्जत का पास रखना आता है। मुझे अपनी बच्ची के किरदार पर पूरा यकीन है। हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है अल्लाह की, इस काम में भी कोई अल्लाह की मसलहत होगी। हम नादान हैं, वो जानने वाला और बेहतर जानने वाला है, वही कातिबे तकदीर है बेटा। अपने बंदों को वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नोमान साहब प्यार से रोते हुए इमामा के बाल सहलाने लगे। नोमान साहब प्यार से रोती हुई इमामा के बाल सहलाने लगे, जबकि इमामा अपने दर्द आंसू के जरिए निकालती रही। बस करो इमामा, कितना और रोगी? रो रो के हलकान कर लिया है खुद को, कितनी कमज़ोर हो गई हो चंद दिनों में ही। अरसला बेगम खुले दरवाजे से झांकती इमामा को रोते देख जल्दी से आगे बढ़ी। नोमान साहब और अरसला बेगम इमामा को चुप करवाने की सही करने लगे, जबकि उनकी तरफ आती फरिया दरवाजे से ही लौट गई थी। इमामा को रोते देख दिल का बोझ कदरे उसके बढ़ चुका था। आपको नीचे खाने पर बुलाया जा रहा है, आंटी आपका वेट कर रही हैं।
डॉक्टर जोया खाने की टेबल पर हादी का इंतजार करते तंग आती। लड़की को उसे खाने पर बुलाने के लिए भेज चुकी थी, जबकि लड़की डरते और हिचकिचाते हुए हादी के कमरे का दरवाजा नॉक करती दरवाजे से ही बोली, हजार नौकर हैं घर में, लेकिन मजाल है जो मामा को इस मनहूस के सिवा कोई और नजर आता हो। करेहत होती है मुझे उसकी शक्ल देखकर, पता नहीं किस भिखमंगी को उठाकर घर ले आई हैं। हादी बेजार लहजे में जवाब देता बुड़बुड़ाने लगा। आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि लड़की के कदम उसकी आवाज़ पर थम गए, जबकि दिल कट के रह गया था। आंटी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं एक लावारिस लड़की हूँ और मेरे लिए कोई मुस्तकिल पनाहगाह नहीं बनी। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लूँगी। जैसे पहले रहती आई हूँ वैसे ही बाकी की ज़िंदगी भी बसर कर लूँगी। लड़की खाने की टेबल पर आते ही डॉक्टर जोया से मुखातिब हुई, जबकि डॉक्टर जोया मारे हैरत के मुंह खोले उसका चेहरा तकने लगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हें पता है कि लड़की ज़ात का इस तरह तन्हा वीरान जगहों पर रहना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। भेड़ियों की सफ़ें कतार दर कतार वीरानों में अंधेरे चीरती हुई फैली हुई हैं। डॉक्टर जोया लड़की का मायूस चेहरा देखे गोया हुई, जबकि लड़की की आंख से एक पानी का कतरा फिसल कर उसके हाथ की पुष्प पे जा गिरा। अपने ज़मीर का सौदा किए नर्म गर्म रेशमी मुलायम बिस्तरों पर सोने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को तोहफे में कांटों से भरी ज़मीन सोने के लिए पेश कर दी है। किसी शरीफ ज़ादी की इज्जत की चादर को मैली किए खुद पे बाहयाई की शफाफ चादर ओढ़े ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें मट्टी के नीचे जाना है। ये चादर कब तक शफाफ रहेगी? मासूम इज्जतों को नोच नोच कर खाने वाले अज़ाबे इलाही को कैसे भूल जाते हैं कि जिन रगों में आज हराम खून दौड़ रहा है, कल उन्हीं रगों में गरम पिघला हुआ शीशा बर्दाश्त करने की बिसात रखते हैं क्या ये? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके कोई किस तरह सुकून से रहता है? ज़मीर सरजनिश नहीं करता क्या? और किन भेड़ियों की बात कर रही हैं आप? ये वीराने ही तो मेरा मस्कन है, और जिस ज़ात ने आज तक मुझे भेड़ियों की लातादाद नज़रों के बावजूद महफूज रखा, वो आगे भी महफूज रख लेगा। लोगों के नफ़रत और हकारत में डूबे लहजे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे ऐसे कड़वे घूंट बख्शे हैं कि अब नफ़रतों में बुझे तीर मेरे सीने में तो घोंप दिए जाते हैं, लेकिन लहू नहीं टपकता। आदी हो चुकी हूँ मैं इन सब की। लड़की डॉक्टर जोया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखों पुकार इतनी शदीद थी कि अपने कमरे में मौजूद हादी दौड़ता हुआ डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ, जबकि तमाम मुलाजिम भी इकट्ठे हो चुके थे। क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ? मैं समझा कोई मरवर गया है। हादी बिना परवाह किए तेज लहजे में बोलता अपनी नशिस्त पर बराजमान हुआ और खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये क्या बदतमीजी है हादी? और तुम ये कैसी बात कर रहे हो? किस लहजे में बात कर रहे हो? सॉरी मामा। हादी चोर आंखों से लड़की की रोई सूजी आंखों की तरफ देखता नदामत से बोला। बाकी का वक्त खामोशी से खाना खाते गुजर गया, जबकि डॉक्टर जोया अपने दिल में मचलने वाली ख्वाहिश पर गौर हौस में मसरूफ़ थी और हादी अपने रवैये पर शर्मसार होता खामोशी से टेबल से उठ गया। अपना खाना मुकम्मल करके जाओ हादी। हादी को खाने की प्लेट साइड पर करते डॉक्टर जोया डबटते हुए बोली, सॉरी मामा, मुझे भूख नहीं है। हादी माजरत करता तेज़ी से वहाँ से निकल गया। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? डॉक्टर शायान ड्यूटी से ऑफ होते कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, जहाँ सभी दोस्त हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। देख लो क्या हो रहा है, आ जाओ तुम भी इंजॉय करो, एक लड़का खुश दिली से कहता उसे अपने साथ शामिल होने की दावत देने लगा। क्या बात है मियाँ, यूं चोरी छुपे क्या तके जा रहे हो? नज़र लगाने का इरादा है क्या? शायान का दोस्त उसे कोहनी मारता होश की दुनिया में वापस लाया, जो बार बार किसी न किसी बहाने से सामने खड़ी डॉक्टर माया को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें उसके वजूद के आसपास का तवाफ कर रही थी। क्या मतलब, क्या क्या हुआ, क्या किया है मैंने? शायान बौखलाते हुए बोला। सबका कहकहा एक साथ बुलंद हुआ था, जबकि डॉक्टर माया बमुश्किल मुस्कुरा पाई थी। ओके गाइज, अब चलते हैं, या आज यहीं सोने का इरादा है तुम लोगों का? एक लड़का शोर मचाता बोला, जबकि तमाम दोस्त पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर माया, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर माया ने जैसे ही अपनी गाड़ी का लॉक खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर उसके हाथ साकित रह गए। जी बोलिए, आप कुछ परेशान लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है कोई, लेकिन आपके चेहरे पर रकम उदासी आपकी परेशानी की वाज़ेह अलामत है। डॉक्टर माया समझ चुकी थी कि वो ऐसे मानने वाला नहीं, लेकिन मुस्कुराने की अदाकारी करती उसे टाल गई।
ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ پریشان ہیں اور آپ مجھے دوست نہیں سمجھتی، شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ کی مرضی، شایان کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر مایا پریشانی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ بدتمیز، دیکھ کے نہیں چلا سکتے کیا؟ ڈاکٹر مایا احتیاط سے گاڑی چلاتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ ایک گاڑی اس کی دیکھ کے ہی چلا رہا ہوں محترمہ، اسی لیے تو تمہارے سامنے آ کھڑی کی ہے۔ گاڑی میں سے وہی نقاب پوش نکلتا کہا لگاتا بولا، تو تم کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ ڈاکٹر مایا ڈرتے ہوئے نم آنکھوں اور لرزتے لہجے میں بولی، میں تمہاری موت ہوں ڈاکٹر مایا، اور جیتے جی میں تم پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم موت کو ترسو گی، لیکن موت نصیب نہیں ہوگی تمہیں۔ نقاب پوش کہا لگاتا زہر خند لہجے میں بولا، لیکن میں تمہیں نہیں جانتی، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ ڈاکٹر مایا ڈرے سہمے لہجے میں سرگوشی کرتے بولی، تم نے نہیں، تمہارے باپ نے، اور وہ کیا ہے نا، تم اپنے باپ کی جان ہو، بہت محبت کرتا ہے نا وہ تم سے، اور میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا جتنی اس نے میری ماں کو دی تھی۔ میں تمہیں ایک ہی بار نہیں ماروں گا ڈاکٹر مایا ظفر خان، میں تمہیں آہستہ آہستہ ماروں گا، روز روز ماروں گا۔ تمہارا باپ تمہیں مرتا ہوا دیکھ کر خود ہی مر جائے گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تم میں سے کسی کو بھی۔ نقاب پوش ڈاکٹر مایا کو بالوں سے پکڑے اپنے چہرے کے قریب کرتا غصے سے دھاڑا۔ آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ان کے قریب آنے لگے۔ کون ہو تم؟ چھوڑو لڑکی کو، ورنہ پولیس کو بلا لیں گے ہم۔ کچھ لوگ دونوں کے قریب آ کر اسے دھمکی دینے لگے۔ دیکھیے مسٹر، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، چلتے بنیے یہاں سے آپ، نقاب پوش خشک لہجے میں بولا۔ بیچ سڑک پر لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور اوپر سے ہمیں سنا رہا ہے۔ پکڑو اس کمینے کو، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ورنہ ادھر ہی لاشیں بچھا دوں گا سب کی۔ لڑکا دھمکی دیتا روتی ہوئی مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ دھمکی دیتا ہے؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کیوں نکل گئی ساری ہوا؟ اب آگے بڑھیے، کس نے بڑھنا ہے آگے؟ کچھ لڑکے جیسے اس لڑکے کی طرف بڑھے، گولی چلنے کی آواز پر اپنی اپنی نشست پر واپس ہو لیے۔ چھوڑو مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مایا روتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، جاؤ۔ مایا آنکھوں میں حیرت لیے لڑکے کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ لڑکا اس کی حیرت کی وجہ جانتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ جلدی کرو بیٹا، دیر ہو جائے گی نکاح کے لیے۔ ارسلہ بیگم امامہ کے کمرے میں داخل ہوتی واویلا کرنے لگی۔ ہاں امی جا رہی ہوں، فاریہ آپی کدھر ہے؟ ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں میں اسے دیکھتی ہوں، تم جلدی سے چادر لے کر آؤ، سالم گاڑی باہر لیے کھڑا ہے، تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، تمہیں پارلر وہی چھوڑ کر آئے گا۔ ٹھیک ہے امی، امامہ افسردہ لہجے میں بولتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلہ بیگم کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امامہ تم خوش نہیں ہو؟ ارسلہ بیگم نے اس کی پیشانی اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ جواباً امامہ ان کے گلے لگ گئی، آنسو بہانے لگی۔ امامہ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ میرا بچہ، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، ایک برا خواب تھا جو گزر گیا۔ ارسلہ بیگم اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولی۔ اسی پل فاریہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارسلہ بیگم انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ دروازے تک آئی تھی۔ اوف سارم، دھیان سے گاڑی چلاؤ، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ سارم یکدم گاڑی کو بریک لگاتا سامنے کھڑی گاڑی کی جانب دیکھنے لگا۔ فاریہ سامنے دیکھے بنا اس پر برس پڑی۔ امامہ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی سیدھی ہوئی، کوئی سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر اس کے بھی حواس باختہ ہوئے تھے۔